हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नवचेतना एजुकेशन। दोस्तों, हम चाइल्ड डेवलपमेंट के कई टॉपिक पे हमने पीछे बात किया हुआ है और आगे भी हम चलते रहेंगे। जैसा कि हमारे सामने सीटेट का एग्ज़ाम है, कुछ ही दिन बाद नेट का एग्ज़ाम होना है, टेट का, फिर सुपर टेट का भी एग्ज़ाम होगा। तो इन सारे एग्ज़ामों में एक कॉमन टॉपिक हमारा है जो जीन पियाजे का सिद्धांत। ये टेट और सुपर टेट में एक फिक्स टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। ये 1 से 2 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन ना आए। तो कई बार इनकी अवस्थाओं को लेकर क्वेश्चन पूछता है, इनकी विशेषताओं को लेकर पूछता है, जो कि बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है इसके। आइए इसको आज हम समझेंगे कि ठीक। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये संज्ञान के संदर्भ में दिया हुआ है। इस सिद्धांत को हम अभिगम के अंतर्गत भी रखते हैं और बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं संज्ञान क्या होता है। संज्ञान संज्ञान को हम समझ सकते हैं संग और ज्ञान, या स या संक्रिया जिसको हम कहते हैं, और ये ज्ञान, अर्थात एक ऐसा ज्ञान जो क्रियात्मक ढंग से हमको प्राप्त होता है, उसी को हम संज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट इसमें और मिलता है कि संज्ञान जो है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में धीरे धीरे करके जो हम उच्च स्तरीय यानी परफेक्टली जो हाईएस्ट ज्ञान होता है, उसको संज्ञान कहा जाता है। तो संज्ञान का विकास किसी बालक में कैसे होता है, इस बात को हमको ध्यान देना है, इसको हमको पढ़ना है कि संज्ञान का विकास किसी बालक में कैसे होता है। तो हमने समझ लिया संज्ञान क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संदर्भ में जो हमारी उच्च स्तरीय ज्ञान होता है, वही संज्ञान कहलाता है। तो इसका विकास कैसे होता है, इस बात की व्याख्या जीन पियाजे महोदय ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत किया हुआ है। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए इन्होंने 4 अवस्थाएं मान रखी है। जैसे पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जिसको अंग्रेजी में हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी जो टाइमिंग है, इनका जो समय माना गया, वो जन्म से 2 वर्ष। किसी भी बच्चे में जन्म से 2 वर्ष तक जो संज्ञानात्मक विकास होता है, वो संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है, जिसको अंग्रेजी में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और कई बार प्रश्नों में ऐसा होता है कि वो इंग्लिश को ही रख देता है, वो सेंसरी मोटर को ही हिंदी में नोट कर देते हैं, क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम होता है वो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए ऐसा भी आपको मिलता है, इसलिए इसके इंग्लिश को भी आपको, इसके अंग्रेजी को भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो इन्होंने बताया वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो टाइम होता है वो 2 से 7 वर्ष तक होता है। 2 तक संवेदी पेशी है, उसके बाद से 7 वर्ष की अवस्था तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसको इन्होंने 2 भागों में बांट रखा है। एक है पूर्व प्रत्यात्मक काल, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, और दूसरा होता है अंतः प्रज्ञा काल, इंट्यूटिव पीरियड। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज या जो पूर्व प्रत्यात्मक काल है, इसकी टाइमिंग 2 से 4 वर्ष तक होती है, और दूसरा जो अंतः प्रज्ञा काल है, इसका टाइमिंग 4 से 7 वर्ष की होती है। और इसी तरह तीसरा स्टेप जो इन्होंने स्वीकार किया, तीसरी अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। इसका जो समय इन्होंने बताया वो 7 से 11 वर्ष का है। और ऐसे चौथी अवस्था जो इनकी है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो समय होता है वो 11 से लेके 15 वर्ष तक माना गया है, या कहीं कहीं इसकी व्याख्या मिलती है 11 से आजीवन, या आगे की व्यवस्था जब तक ये चलती रहती है तब तक वो जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। तो आइए इनकी विशेषताओं को हम जानते हैं। पहला जो है संवेदी गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। ठीक, तो संवेदी गामक अवस्था जो होती है या संवेदी पेशी अवस्था जो होती है, ये जन्म से 2 वर्ष तक का समय माना जाता है। इसके अंतर्गत इस अवस्था में कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। आप जानते हैं या हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो जन्म के कुछ समय पश्चात, जन्म के समय तो उनको किसी बात का ज्ञान होता नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी परिस्थितियों से अनुक्रियाएं करते हैं। जैसे किसी
प्रकाश को उन्होंने देखा, लाइट कहीं जल रही है तो उसकी तरफ वो बढ़ने का प्रयास करते हैं। कोई आवाज़ उन्होंने सुना तो उधर वो देखने का प्रयास करते हैं। कोई वस्तु उनको मिल जाती है तो वो वस्तु छूते हैं, पकड़ते हैं, कभी कभी तोड़ने का भी प्रयास करते हैं, उसको मुंह में डालने का प्रयास करते हैं। तो उन किसी भी बच्चे के द्वारा ये जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएँ की जा रही है, ये क्रियाएँ उसके इंद्रियों के माध्यम से होती है। तो यहाँ या इस अवस्था में यानी संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत वह ज्ञान आते हैं जहाँ जिसको बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है, चाहे वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से होता है। तो इसका समय जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक का माना गया है। इसकी या इस अवस्था की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व के गुण आते हैं। वस्तु अस्थायित्व, इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व के गुण आ जाते हैं। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है? वस्तु का अस्थायीकरण होना, यानी छोटे बच्चे जो हैं वो किसी वस्तु को देखते हैं और वो वस्तु जैसे उनके सामने से हटती है तो उनको लगता है वो वस्तु है नहीं, खत्म हो गई, वो वस्तु है ही नहीं, अब नहीं रही। और या तो उनको दोबारा दिखाया जाता है तो वो उसको भूल जाते हैं कि पहले मैंने इसको देखा था, ऐसा कुछ होता है। तो जब तक बच्चे किसी वस्तु को अच्छे से नहीं जानते, उसको अच्छे से नहीं समझते, तो उसकी जो प्रोसेस होती है, जब ये चीज़ें उसको डेवलप होती है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को जब बच्चा अच्छे से समझने लगता है तो उसका ये जो समझने का गुण है, यानी उस वस्तु को वो अच्छे से जान लिया, उसी को वस्तु अस्थायित्व कहा जाता है। तो ये जो क्षमता है बच्चे में, ये संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत आता है बच्चे में। लेकिन इसका जो वास्तविक डेवलपमेंट होता है वो दूसरी अवस्था, अर्थात जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, वो इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से डेवलप होता है। लेकिन इसके जो गुण आ जाते हैं, यानी जो स्टार्टिंग हो जाती है, प्रारंभ जो होता है, वो संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत ही आ जाता है। अब दूसरी अवस्था पे हम बात करें तो दूसरा अवस्था जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दोस्तों यहाँ अभी मैंने आपको बताया संक्रिया। संक्रिया का तात्पर्य जो होता है वो मस्तिष्क की क्रियाओं से लिया जाता है। संक्रिया मस्तिष्क की क्रिया है, यानी मानसिक क्रिया जो हमारी होती है, जैसे तर्क, चिंतन, स्मरण, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, चिंतन, इन सब के संदर्भ में या जो बातें आती हैं वही मेरी संक्रिया होती है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी पूर्व का मतलब पहले, एक ऐसी अवस्था जो मस्तिष्क के क्रिया करने की पहले की अवस्था होती है। यानी जब हम तर्क, चिंतन, स्मरण, विस्मरण ऐसे कंडीशन या ऐसी चीज़ें कर पाते हैं, उसके पहले की अवस्था, या सीधा सीधा आप कह लीजिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था होती है जहाँ पे बालक किसी भी प्रकार के तर्क चिंतन को या तर्क चिंतन की प्रक्रिया वो नहीं कर पाता। यहाँ पे बच्चा किसी वस्तु को जैसे देखता है उसके विषय में वैसा ही वर्णन करता है, वो जितना दिख रहा है उतना ही वो स्पष्ट कर पाता है। ठीक, तो ये अवस्था जो है 2 भागों में बांटी गई है। जो पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरा है अंतः प्रज्ञा काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल, तो यहाँ क्या मिल रहा है? पूर्व प्रत्यात्मक। हम पहले प्रत्यय को समझ लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप कॉन्सेप्ट कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल जो कहा जाता है। तो कॉन्सेप्ट या प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रत्यय किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का हमारे मन में बनता है। प्रत्यय का मतलब होता है उस वस्तु को अच्छे से समझना यानी जानना। जनरली लोग ऐसे बोलचाल में भी कोई चीज़ बात करते हैं या कोई चीज़ शेयर करते हैं तो कहते हैं ना, आपको इसका कॉन्सेप्ट मिला या प्रत्यय क्लियर हुआ आपका, आपने इसको समझ लिया। यानी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, स्थान क्या है, कैसे है, जब उसका वास्तविक गुण आप समझ लेते हैं तो उसी को प्रत्यय के रूप में समझा जाता है। जैसे ये मार्कर हो गया, इस मार्कर की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये मार्कर का निर्माण कैसे हुआ, इसका जब वास्तविक ज्ञान आपको हो जाएगा कि ये मार्कर क्या क्या विशेषता है, इसका यूज हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ये कहा जाता है कि आपका प्रत्यय इसके संदर्भ में क्लियर हो गया, यानी आपके मस्तिष्क में इसका प्रत्यय है, आपने इसको अच्छे से समझ लिया। लेकिन यहाँ जो ये अवस्था, ये क्या कहता है? पूर्व प्रत्यात्मक काल। पूर्व मतलब पहले, यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें बच्चे के मस्तिष्क में किसी भी वस्तु का कोई भी प्रत्यय निर्मित नहीं होता, यानी उसको अच्छे से समझ नहीं पाता, वो वस्तु उसके पास है या नहीं है, उसका वास्तविक प्रोसेस क्या है, वो कैसे कार्य करता है, क्या कर रहा है, उसको नहीं समझता। जो उसको दिखता है, जो मन में आता है, जो चीज़ें समझ पाता है, वो बस उतना ही वो प्रदर्शित करता है। ये पूर्व प्रत्यात्मक काल की कुछ विशेषताएं भी बताई गई है। जैसे एक विशेषता इसकी होती है जीववाद। जीववाद क्या है? जीववाद का मतलब होता है जब बच्चा किसी निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है। जैसे छोटे बच्चों में ये गुण पाया जाता है कि वो किसी टेबल फैन को देखा उन्होंने, वो चल रहा है तो उनको लगता है वो जीवित है, कोई वस्तु है, कोई जानवर है जो उसको काट जाएगा,
वो उसको खा जाएगा। ऐसी प्रवृत्ति आती है। बच्चे जो है ट्रैक्टर की आवाज़ सुनते हैं या किसी बड़ी गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं तो वो डर जाते हैं देखिए, कि ऐसा लगता है उनको कोई जीवित वस्तु है या कोई जीवित प्राणी है जो कि उनकी तरफ आ रहा है, उनकी तरफ बढ़ रहा है और उनको नुकसान पहुंचा सकता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सूरज चाँद वो देखता है और उसके वो दौड़ता रहता है तो वो कहता है देखो ये सूरज ये चाँद हमारी तरफ आ रहा है, यानी वो जीवित है, जैसा मैं चाह रहा हूँ उसको वैसा टहला रहा हूँ। तो जीववाद का मतलब क्या होता है? जब बच्चे निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझने लगते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर आपको डराना है या आप उसको किसी बात को समझाना चाहते हैं डर क्या है ऐसी चीज़ों के, तो आप एक शेर का पुतला यानी एक नकली शेर अगर आप उसके सामने रखते हैं और उसको बता देते हैं ये शेर है, तो बच्चा उससे डर जाता है। उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता ये जो है वास्तव में पुतला है या मोम का है, इस तरह की चीज़ें। उसको लगता है नहीं ये शेर है ना, वो मुझे खा जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ? जीववाद क्या है? जीववाद का मतलब है जब बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है। इसी की एक विशेषता और होती है जिसको हम आत्म केंद्रीकरण के रूप में स्वीकार करते हैं। आत्म केंद्रीकरण इसकी विशेषता क्या होती है? आत्म केंद्रीकरण का मतलब क्या है? जब बच्चा सारे काम को अपने अकॉर्डिंग चाहता है, अपने लिए चाहता है कि मैं ही जैसा करता हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सारी चीज़ें सही है, तो वो आत्म केंद्रीकरण की कंडीशन कहला जाती है। और ये विशेषता किसी बच्चे में पाई जाती है पूर्व प्रत्यात्मक काल के अंतर्गत। और अगली पूर्व संक्रियात्मक की जो दूसरी अवस्था है, जो दूसरा भाग है, वो अंतः प्रज्ञा काल होता है। अंतः प्रज्ञा काल यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐसे ही है। ये है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि होता है। लेकिन यह क्या करें? अंतः प्रज्ञा यानी आंतरिक बुद्धि का काल ये कहलाता है। यानी जब बच्चे का मस्तिष्क जो है वो थोड़ा डेवलप हो रहा है, वो आंतरिक रूप से तर्क चिंतन जैसी प्रक्रिया में वो बढ़ रहा होता है, उसी को अंतः प्रज्ञा काल कहा जाता है। लेकिन तर्क का विकास तो बच्चों में प्रारंभ जरूर हो जाता है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप यहाँ नहीं मिलता, उसका वास्तविक स्वरूप इस स्तर पे नहीं मिलता। इस स्तर की एक विशेषता है जिसको हम संरक्षण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। संरक्षण का सिद्धांत। तो संरक्षण के सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया या इसकी विशेषता क्या होती है कि बच्चा किसी भी वस्तु को देखता है ना, तो उसके आकार प्रकार में अगर कोई परिवर्तन कर दिया गया तो बच्चे के आकार प्रकार परिवर्तन करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसको लगता है नहीं सब वैसे ही है, सब चीज़ें वैसी है। संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर बच्चे के सामने जो भी कॉन्सेप्ट दिखा, जो भी उसने देखा, जैसे देखा उसका वास्तविक स्वरूप वो ऐसा ही ग्रहण कर लेता है। उसमें अगर कोई परिवर्तन हुआ तो बच्चा उसको नहीं समझ पाता। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे बच्चे के सामने अगर इस तरह के आपने दो स्टिक रख दी, बच्चा अगर यहाँ से देखता है तो उसको ये लगता है कि नहीं ये स्टिक जो है वो बड़ी है। अगर यहाँ से देखता है, यहाँ से अगर वो देख रहा है इसको, तो वो उसको क्या लगता है कि ये स्टिक बड़ी है, ये छोटी है। और ये इधर से देखा तो ये स्टिक बड़ी और ये दूसरी वाली छोटी। तो इस तरीके से बच्चे को जो जैसा दिखता है वो उसको ऐसे ही संरक्षित कर लेता है और वही उसका वास्तविक स्वरूप वो मानता है और उसी को प्रदर्शित करना चाहता है, उसी को वो बताता है। तो संरक्षण का सिद्धांत क्या हुआ कि किसी वस्तु को देखने पे जो चीज़ें जैसे प्रदर्शित होती हैं बच्चे को वो चीज़ें वैसे ही समझ में आती हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे किसी एक बड़े से प्याले में ये दूध या पानी कुछ ऐसे लिक्विड भरा हुआ है और एक दूसरा कुछ इस तरीके का है, ये दूसरा प्याला। जनरली इन दोनों में सामान्यता क्या है, इन दोनों में एक बराबर मात्रा में जो भी लिक्विड है वो बराबर मात्रा में है। लेकिन बच्चा अगर इनको देखेगा तो उसको क्या लगेगा, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। वो चौड़ाई पे केयर नहीं करता, वो ऊंचाई देख रहा है, वो बड़ा दिख रहा है। वो सीधे सीधे अगर आपने बच्चे से पूछा कि इसमें ज़्यादा पानी है या फिर इसमें, तो बच्चा सीधा कहेगा कि इस वाले बर्तन में, इस वाले प्याले में पानी इसकी तुलना में कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उसने ये बात को संरक्षित कर रखा है ना कि ये जो बड़ा दिख रहा है, आकार इसकी बड़ी है तो इसलिए इसमें ज़्यादा होगा। ये तो आकार में छोटा दिख रहा है ना, चौड़ाई भले अधिक है लेकिन आकार में छोटा दिख रहा है इसलिए ये छोटा होगा। ठीक, ये अंतः प्रज्ञा काल की विशेषता हो गई जिसको आप संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। एक अगली जो कड़ी है, अगला जो इनका अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अभी हमने आपसे बताया कि संक्रियात्मक का तात्पर्य क्या होता है कि जब बच्चा अपने मानसिक क्रियाओं को करने लगता है, तर्क, चिंतन, स्मरण, सोचना, विचार करना, ये सारी चीज़ें जब बच्चे में चलती हैं तो उसी को संक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, मूर्त।
मूर्त का मतलब भौतिक वस्तुओं से होता है, यानी बच्चे ने जब भौतिक वस्तु को देखा और उसके गुण एवं विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, वो बताता है, तो वो जो अवस्था होती है वही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। बच्चे को आपने मोबाइल दे दिया, वो मोबाइल को देखता है और बताता है कि इसकी विशेषता क्या क्या है, कि इससे हम फ़ोन कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं, इस तमाम प्रकार के काम हम कर सकते हैं। बच्चे ने कोई वस्तु पाई, उस वस्तु को वो तोड़ता है, देखता है कि हाँ ये क्या क्या विशेषता है इसकी। यानी जब बच्चे के सामने कोई वस्तु उपस्थित हो और वो उसको देखे, उसके गुणों विशेषताओं को वो बताए, उसके विषय में वो चिंतन कर सकता है, तब यही क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों आपने इस टॉपिक को जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, आपने कहीं क्लासें भी अटेंड की होगी। तो आप हमको लाइक करके, कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइए कि इसमें जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो परफेक्ट है या नहीं। अगर आपको कुछ समस्या लग रही है तो आप मुझे एडवाइस जरूर करिए, मैं उसको प्रयास करूँगा आगे आने वाले वीडियो में इस बात को सुधारा जाए। ठीक, अब इसकी विशेषता क्या हो गई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की भी कुछ विशेषताएँ हैं। तो इसकी एक मुख्य विशेषता होती है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, पलटावी अवस्था। पलटावी अवस्था या रिवर्सिबिलिटी स्टेज कहते हैं। तो पलटावी अवस्था, यहाँ पे पलटावी के गुण पाए जाते हैं, पलटावी के गुण, रिवर्सिबिलिटी जिसको कहते हैं। पलटावी का मतलब क्या होता है, पलटावी का कॉन्सेप्ट होता है पीछे की स्थिति में जाना। जैसे बच्चे के सामने अगर आपने एक मिट्टी का गोला प्रस्तुत किया, जो गीली मिट्टी का गोला है, अगर गीली मिट्टी के गोले को आप दोनों तरह से प्रेषित करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चिपटा हो जाता है। तो बच्चा इस बात को जान रहा है कि ये जिसके जैसे मैंने इसको चिपटा किया है ना, इसको वापस हम गोला भी कर सकते हैं। तो वो रिवर्सिबिलिटी यानी पीछे के किसी वस्तु के या किसी कार्य के कारण को भी वो जानने लगता है, तो उसी को पलटावी अवस्था कहा जाता है। या ऐसे कि 5 × 6 बराबर कितना होगा, 30। तो बच्चा ये भी समझ सकता है कि अगर हम 30 में 5 से भाग दे देते हैं, 30 में 5 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर 6 आएगा, यानी हम वापस उसी प्रोसेस में जा सकते हैं। तो पलटावी क्या है, पीछे की स्थिति में जाना, ये पलटावी अवस्था कहलाती है। ये विशेषता किसकी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। अब हम आखिरी अवस्था देखते हैं जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो यहाँ भी आप देखेंगे संक्रियात्मक की बात यहाँ पे भी की गई है, संक्रिया की बात यहाँ भी की गई है, यानी मस्तिष्क यहाँ पर भी काम कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है, वो औपचारिक ढंग से, या इसी को औपचारिक को ही हम अमूर्त भी कहते हैं। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के रूप में हम इसको जानते हैं। तो औपचारिक या अमूर्त क्या है, मूर्त का मतलब हमने भी बताया जो भौतिक वस्तुएं होती हैं वो मूर्त होती है, लेकिन जो अभौतिक वस्तुएं यानी जो तर्क चिंतन स्मरण या जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती, जब उस जैसे ईश्वर की बात करें, ईश्वर की बात करें तो ईश्वर को हमने नहीं देखा, या किसी ऐसे जान, जैसे हम डायनासोर की कल्पना करते हैं, डायनासोर को हमने नहीं देखा, लेकिन जिस चीज़ को हमने नहीं देखा उसके विषय में भी अगर हम तर्क चिंतन करें तो वही जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। या आप ऐसे मान सकते हैं कि जो वस्तु हमारे सामने नहीं है, जैसे हमने कभी हाथी को देखा था और आज हम क्या कर रहे हैं, हाथी हमारे सामने नहीं है, लेकिन आज भी हम उस हाथी की विशेषता को बता सकते हैं कि हाथी कैसे कैसे होती है। यानी वस्तु हमारे पास ना हो फिर भी उसके विषय में तर्क चिंतन स्मरण करना जो होता है, इसकी जो क्षमताएं होती हैं, उसी को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। दोस्तों इसमें एक और इस सिद्धांत से रिलेटेड एक सेंटेंस है जिसको हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा है स्कीमा को लेकर के। स्कीमा क्या होती है, तो स्कीमा का सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जब किसी नियम सिद्धांत या व्यवस्था जो हमने सीखा, जो ये ज्ञान हमने प्राप्त किया हुआ है, इसको जो हम सामान्यकृत कर देते हैं, यानी किसी एक स्थिति में मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, जो बातें मुझे समझ में आई थी, उसको हम किसी अन्य परिस्थिति में भी लागू कर देते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं, सामान्यीकरण कर देते हैं, तो वही हमारा स्कीमा कहलाता है। एक जगह से प्राप्त ज्ञान को अन्य जगह लागू करना, अन्य जगह सामान्यीकृत करना ही स्कीमा कहलाता है। तो आइए इस सिद्धांत को एक बार फिर शॉर्टली हम समझते हैं कि किसी भी बच्चे में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। तो किसी बच्चे को कोई भी चीज़ें सीखने के लिए सबसे पहले कुछ मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती है, कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है। तो वो सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी पेशी अवस्था में इन्होंने क्या बताया, कोई बच्चा किसी वस्तु को देखता है, छूता है, पकड़ता है, तोड़ता है, मोड़ता है,
और मौका मिलता है तो वो मुंह में भी डालता है, यानी निगलने का प्रयास करता है। उसके माध्यम से, यानी उसके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसको जो ज्ञान मिलता है वहीं से संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ होता है। और ये जो अवस्था है उसी को हम संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसका समय होता है 2 से 7 वर्ष। जो दूसरी अवस्था है उसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। ये 2 से 7 वर्ष तक चलता है। यानी और एक चीज़ और, संवेदी पेशी अवस्था में हमने क्या पढ़ा, इसकी विशेषता होती है कि यहाँ पे वस्तु स्थायित्व का गुण जो होता है वो आ जाता है। और अगर कहीं क्वेश्चन पूछा भी है क्वेश्चन कि वस्तु स्थायित्व कहाँ प्रारंभ होता है या किस अवस्था में आता है, तो किस अवस्था में आएगा, इसकी शुरुआत जो होती है वो संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत होती है। ऐसे ही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, ये पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंतःप्रज्ञा काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल यानी ऐसी अवस्था जहाँ पे हम किसी वस्तु को अच्छे से नहीं समझे होते, वो अवस्था। इसकी 2 विशेषताएं बताएगी, एक जीववाद है, दूसरा आत्म केंद्रीकरण होता है। और यह दूसरी अवस्था जो इसकी है अंतःप्रज्ञा काल। तो अंतःप्रज्ञा काल की एक विशेषता है संरक्षण का सिद्धांत या संरक्षण का नियम, यानी जिस यहाँ पे या इस अवस्था का जो बालक होता है वो किसी वस्तु को देखता है, जैसा देखेगा उसको वैसे ही प्रस्तुत करेगा, वो संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। इसका समय कब से है, 4 से 7 वर्ष तक। ऐसे तीसरी अवस्था है जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के रूप में जानते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जहाँ पे बच्चा किसी भौतिक वस्तु को देखता है और उसके भौतिक वस्तु को देख करके उसके विषय में चिंतन करता है, यानी उसके गुणों एवं विशेषताओं को बताता है, तो यही जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और इसकी विशेषता क्या होती है, पलटावी अवस्था, यानी किसी वस्तु को जो देखा उसने उसके पीछे के कारण को भी बता सकता है कि ऐसा ये क्यों हुआ है। और चौथी अवस्था और आखिरी अवस्था जो होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। यहाँ पे किसी बच्चे के सामने कोई वस्तु नहीं भी होती तब पर भी वो उसके विषय में तर्क चिंतन स्मरण विस्मरण वो कर सकता है। एक आपको कॉन्सेप्ट और दिया गया स्कीमा क्या होता है, किसी नियम को या किसी ज्ञान को जो आपने ग्रहण किया है, किसी संज्ञान को जो अन्य परिस्थितियों में जिसको आप लागू करते हैं, सामान्यीकृत करते हैं, वही प्रक्रिया स्कीमा कहलाती है। दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप हमको लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक, आप बताएंगे तो हम जो अपनी समस्या है उसको दूर करते हैं और आने वाले वीडियो में भी हम इसको और बेहतर करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।